हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम पार्ट 4 में पीजीबीपी करेंगे। तो पीजीबीपी के साथ साथ डेप्रिसिएशन का पार्ट भी आ जाता है। तो आपको पता है थ्योरेटिकल पोर्शन आज कवर करेंगे और प्रैक्टिकल की एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो हम करेंगे। वो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हम स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पहले ही देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आपके सामने डिस्प्ले में आएंगे, तो वो आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस रिगार्डिंग पीजीबीपी। पीजीबीपी के मेन प्रोविजंस के बारे में बताना है, यानी आपको सारे सेक्शंस इसमें कवर अप करने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये तो हम करेंगे, मतलब जितना भी पढ़ेंगे उतने सारे सेक्शंस आपने वहां पे लिखने हैं, बताऊंगा कैसे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेप्रिसिएशन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हाउ इट इज टू बी कंप्यूटेड, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजन रिगार्डिंग द डेप्रिसिएशन अंडर हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन के मेन प्रोविजंस कौन कौन से हैं, यानी मेन सेक्शंस कौन कौन से हैं, उनको सबको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वो भी हम पढ़ेंगे। जो कंसेप्ट आएगा सेक्शन 32 आता है इसका। थर्ड क्वेश्चन भी इसमें से निकल के आया है, व्हाट आर द मेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है, और इसके साथ सब पार्ट बी जुड़कर भी आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेसिफाइड बिजनेस इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1961 में स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है, साथ में लिख दिया अंडर सेक्शन 35 AD। तो ये क्या है। अब इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताने हैं, और 3 क्वेश्चंस के आंसर पीजीबीपी के अंदर ही आएंगे। आज के इस वीडियो में तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, किन चीज़ों को आपने नोट करना है, किन चीज़ों को नहीं, और कैसे करना है कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो करते हैं स्टार्ट। आपके सामने अब सबसे पहले जो नज़र आएगा वो है, देखिए अब सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है। प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब है इनकम और एक्सपेंस से, इनकम का एक्सपेंस से ज़्यादा होना। गेन का मतलब है कोई भी बेनिफिट जो बिजनेस एक्टिविटी को करते टाइम आ रहा है आपके पास, यानी बिजनेस एक्टिविटी की है उसमें से कोई बेनिफिट हुआ है, वो बेनिफिट क्या कहलाएगा, परक्यूसेट। और परक्यूसेट क्या होता, मतलब वो बेनिफिट क्या है, परक्यूसेट। और कोई ऐसा अगर बेनिफिट हुआ है वो क्या कहलाता है, गेन। लेकिन अगर इनकम एक्सपेंस से ऊपर चली जाए उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। ये एग्जैक्ट मीनिंग है, इसे आप गलत नहीं कह सकते, इनकम टैक्स ने ही ये मीनिंग कहा है। उसके बाद बिजनेस का भी इनकम टैक्स ने मीनिंग निकाला है, एनी रेकरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो रेकरिंग एक्टिविटी की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन का कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाला, छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बेसिस ऑफ चार्ज हैं इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया हुआ है। आप इनको पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लेते हो, ठीक है, एग्जाम्स में काम आ जाएंगे, लिख लोगे, ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली एग्जामिनर भी आपसे खुश हो जाएगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं ये चीज़ कब लिखनी ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन याद हो, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस। तो जहाँ से ये पीजीबीपी स्टार्ट होता है तो वो सेक्शन ही क्या है, 28। तो 28 सेक्शन का देना तो बनता है, तो पहले में आपने देना ही देना है। बाकी 3 क्वेश्चंस में आपको देना है नहीं देना वो आपके ऊपर है। लेकिन अब सेक्शन 28 आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रोविजन रिलेटिंग टू पीजीबीपी है उसमें तो याद करना ही है। क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण आप पीजीबीपी का इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, यानी ये सेक्शन आपको लगाना पड़ता है इनकम टैक्स के अंदर। तो ये सारे कारण हैं जो आपने करने हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी है एक्सप्लेनेशन, अगर आपको जल्दी समझनी है तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने 10 मिनट्स की बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज इसमें कुछ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन इसके बाद आते हैं वो आते हैं सेक्शन 30 से 36 स्पेसिफिक डिडक्शंस। उसमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं आपको, जैसे कि रेंट रेट और टैक्सेस के रिलेटेड, जो बिल्डिंग के रिलेटेड होती हैं। और सेक्शन 31 कहता है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ये बिल्डिंग के रिलेटेड है, ये फर्नीचर के रिलेटेड है। और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑनर, और इसमें भी ऑनर का ही कंडीशन में है। और इंश्योरेंस भी आपको पेड बाय ओनर, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि रेंट रेट टैक्सेस जितने भी हैं वो सारे किसने पे करने हैं, ऑनर ने। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आ जाए ऑनर ने पे करनी है, कोई भी चीज़ आ जाए ऑनर ने पे करनी है। बस आपने क्या करना है, सेक्शन 30 और 31 को बस इतना याद रखना है कि ये बिल्डिंग के लिए है और ये फर्नीचर के लिए है। क्लियर हुआ। अब सेक्शन 32 कहते हैं मेन। अब आपका जो, अगर मैं बात करूं कि अगर आपका पहला क्वेश्चन है प्रोविजंस, तो उसमें तो ये आएगा ही टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो वो लिखोगे पहले। दूसरा
आपने जो किया है उसमें आपने ये भी देखना है कि डेप्रिसिएशन के साथ आपको पूछा है हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब ये आपने सारा देना है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है उसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो कौन सी एसेट आती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, कौन कौन सी, जिसमें लैंड नहीं है डेप्रिशिएबल एसेट, इसमें गुडविल नहीं है इंटेंजिबल एसेट। ये आपको मेन पॉइंट्स में लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपने कुछ किया है। अदरवाइज आप सीधे लिख दोगे, कई बार पढ़ने में मुश्किल आती है, तो आपने ये मेन चीज़ें लिखनी है। आपको मैं मेन बता ही जा रहा हूँ साथ में, तो आपको नोट आउट करनी पड़ेंगी क्या क्या चीज़ें मेन है एग्जाम्स के अंदर। टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद आपको मेन चीज़ें डेफिनेशंस क्या है ये आपको बताना है, और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं ये आपको बताना है। अब कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन में दो मेन कंडीशंस आती हैं कि असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ द एसेट और असेसी मस्ट यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब जो एसेट है वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो जाए और असेसी है जो उसका ऑनर हो। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको लगता है डेप्रिसिएशन आया है तो आप उसके एक्सप्लेनेशन लिखो। अगर प्रोविजंस के अंदर मांगा गया है यानी पहले आंसर में लिख रहे हो तो फिर आप सिर्फ इतनी हेडिंग्स को ही लिख सो, उतना ही बहुत है। लेकिन अब यहाँ पे एक मेन जो स्टार लगे हैं 2 पॉइंट में, ये आपको बताने हैं कि अगर आपकी एसेट आप डेप्रिसिएशन में ले रहे हो और वहाँ पे इवन एसेट यूज फॉर अ सिंगल डे, मतलब अगर एक दिन से भी ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया एसेट को या पुट टू यूज उसका एक दिन से भी ज़्यादा हो गया तो फुल डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ईयर। यानी पहले साल को छोड़कर अगर एसेट एक दिन से ज़्यादा यूज़ हो गई तो वहाँ पे आपको क्या लगानी है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर का केस लगाना है तो फर्स्ट ईयर में आपको 2 चीज़ें करनी है। अगर आपकी एसेट 180 डेज से कम यूज़ हुई है तो वहाँ पे आपका रेट का 50% लगेगा, और अगर 180 डेज से ज़्यादा यूज़ हुई है तो फुल डेप्रिसिएशन लगेगी। यानी 180 डेज से ज़्यादा फुल डेप्रिसिएशन, 180 डेज से कम 50%। क्लियर हुआ ये टॉपिक? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीजीपीपी के अंदर, इसकी कैलकुलेशन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आपका इतना लिख सकते हो बस। दूसरा क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आगे आते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में। तो क्या लेना है, ब्लॉक ऑफ एसेट इसमें याद रखना है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट को आपने स्टार मार्कर लिखना ही लिखना है। क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एसेट जब एक क्लास और एक सेम रेट के अंदर आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। अब उसके बाद ब्लॉक ऑफ एसेट निकलता कैसे है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट की निकलती कैसी है, ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई है। अब ये कैलकुलेशन को आपने अगर तो डेप्रिसिएशन की कर रहे हो यानी दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपने देनी ही है। अगर आप सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आपको अगर लगता है कि पेज नहीं भरेंगे फिर दे दो, अदरवाइज भर जाते हैं या ईजिली भर रहे हैं तो फिर इसे नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये तो तब देना है अगर आपको लगता है कि बस अब मेरे से और पेज भरना है, मुझे भरने ही है, मतलब मेरे पास और मटेरियल नहीं है, फिर आप ये चीज़ें दे सकते हो। अदरवाइज इसमें आपको इतनी कंपल्जन नहीं है कि आपको ये भी देना पड़े। बस समझना है कि बहुत इजी है। टोटल कॉस्ट में से जितने भी टैक्सेस और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस कर दो और जो भी निकल के आ जाएगा वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। बस यहाँ पे मेंशन क्या करना है, सेक्शन 43 सब 1 में आपको एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सेक्शन 32 था हमारा डेप्रिसिएशन का। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब जो ये मैं नहीं कराऊंगा अभी, ये आपको बताता हूँ कि सेक्शन में डेप्रिसिएशन में यानी अब आपको रेट्स पता करनी है। तो दोस्तों रेट्स बहुत मुश्किल है, यहाँ पे याद करना कैसे करें। मेन आप याद कर सकते हो। मेन मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो बिल्डिंग का ब्लॉक 1 यानी बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है एक्सेप्ट तो 5% है। नॉट यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस यहाँ पे आपको मिल जाएगी 10%, और अगर प्योरली टेम्परेचर एरिडिकेशन है उसमें 40%। तो मेन आपको सिर्फ ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 समझना है और कुछ नहीं। अगर यूज़ हुई है तो 5%, नहीं हुई है तो 10%। फर्नीचर का ऑलवेज कितना रहेगा, 10%। प्लांट एंड मशीनरी पहले 2 समझो। पहले 2 में अब आपका रेट कितना हो गया, 30, पहले था 15। बसेस, लॉटरी और टैक्सेस में पहले था आपका 30 और अब हो गया 45। ये पेज तो आपने करना ही करना है, ये तो फाइनल है। अब अगले पेज में आप देखोगे तो बहुत सारे रेट्स हैं, लेकिन आपने इसमें बस एक ब्लॉक करना है, दैट इज 11th। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर का 40% होता है, ये तो आपने करना ही करना है, ये फाइनल है। और अगर कोई इसके अलावा बच जाता है जो आपको इनमें नहीं आता, वो आता है 15% के अंदर। और सबसे बड़ी बात, ये तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो आपने किस में डाल देने हैं, 25%। हो गया क्लियर? आपको मेन बता दिए हैं, यही समझने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला टॉपिक है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। अगर आप डेप्रिसिएशन लिख रहे हो तो ये तो ज़रूरी देना ही है टॉपिक। अगर आप नहीं लिख रहे तो फिर शायद ये टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो।
सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 का पार्ट 2A क्या कहता है, एलिजिबिलिटी तब होगी जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या फिर जनरेशन ट्रांसमिशन का होगा, पावर जनरेशन का, और ये तब मिलेगी जब आपके पास क्या हो जाएगी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगी। अगर आपके पास न्यू एंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो दूसरे केसेस में नहीं मिलेगी ये डेप्रीसिएशन। लग गई बात समझ। और जैसे उसका रेट था वैसे ही इसका रेट है, लेकिन इसमें दो रेट आते हैं कि 4 बैकवर्ड एरिया को छोड़कर जितने भी एरिया आते हैं उसमें 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर 4 एरिया कौन से, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार आते हैं उसमें 35% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लगाओगे आप। लग गई बात समझ। उसके बाद अगर आपकी एसेट लेस देन 180 डेज यूज हुई है फर्स्ट पीवाई के अंदर तो इन दोनों का हाफ रेट लग जाएगा, यानी 35% का 50 रेट कितना हो जाएगा आपका 17.5 और 20% का 50% कितना हो जाएगा 10% आप फर्स्ट पीवाई में लगाओगे अगर आपकी एसेट लेस देन 180 डेज से यूज कम हुई है। तो मैं दोबारा से रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको याद होने चाहिए। अब उसके बाद फर्स्ट पीवाई हो गया, सेकंड पे नेक्स्ट पीवाई हो गया, ये तो हो गए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं अब बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों, कि आपको बार बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अपने नोट्स में इसलिए नहीं लिखता कि आपको नॉलेज मिलती रहे, ये एक नॉलेज मैटर भी है, इसके साथ साथ ये आपके एग्ज़ाम्स में आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें देनी है उसके लिए भी है। तो इस चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। लग गई बात समझ। अब इसके बाद बात करते हैं, ये लीजिए आपका आ गया आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट एप्रिसिएशन। तो उसके लिए ये रहे स्टेप्स। ये स्टेप्स क्या कहते हैं, पहले रिटर्न डाउन जो हमने पहले बात की थी वो करना है, जैसे कि उसका एक छोटा सा हिंट भी दे दिया कि ओपनिंग में से एडिशन ऐड करके सेल्स माइनस करने के बाद क्या निकल आएगा क्लोजिंग। फिर उसे 2 कैटेगरी आपने बांटना है, अगर ये केस आया तो 50% ऑफ रेट लेना है, अगर ज़्यादा बच गया 180 डेज से ज़्यादा दिन हुए तो 100% लेना है। उसकी इलस्ट्रेशन ये रही। और अगर आपका सेकंड क्वेश्चन आया डेप्रीसिएशन वाला तो ये देना ही देना है, ये अगर आपने नंबर गेन करने हैं तो। अगर आपने ये प्रैक्टिकल नहीं दिया, ये वाला नहीं, कोई भी नहीं दिया, तो आपको डेप्रीसिएशन यानी किसी भी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हो। आपको बताना है, सेक्शंस बताने हैं, आपको बताना है, प्रैक्टिकल्स बताने हैं, ये रेट मेंशन करने हैं, अच्छे से मेंशन करने हैं, कैटेगरीज मेंशन करनी है। और अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा मेंशन नहीं करती, लेकिन अगर अकेला डेप्रीसिएशन का है तो ये चीज़ करनी ही करनी है। तो ये अगर प्रैक्टिकल समझना है कैसे किया है, प्रैक्टिकल पोर्शन व्यू से भी समझना है, तो दोस्तों आप मेरी प्रैक्टिकल वीडियो भी देख सकते हो, पीजीबीपी मैंने पहले भी डाला हुआ है। अब इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये मैं नहीं करवाऊंगा। सबसे ज़्यादा हमारा जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आज हम करने वाले हैं। तो ये तीसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35। और एक चीज़ इससे पहले बता देता हूँ, जैसे सेक्शन 32 ये रहा, ये सेक्शन 32 आपने इस समय तो नहीं किया, लेकिन जब आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हो तो ये सेटअप करना ही करना है, यानी ये चीज़ लिखनी ही लिखनी है। जैसे कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू पीजीबीपी कौन सा आता है, उसमें आपने ये चीज़ लिखनी है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी सेक्शन 32 AD। अगर अब आप प्रोविजंस वाला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में तो सारा चैप्टर आ जाएगा, ये तो अब मैटर ही नहीं करता ना कि उसमें क्या चीज़ें लिख रहे हो क्या नहीं। सेकंड क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म कर दिया मैंने। थर्ड क्वेश्चन अब बचता है तो स्पेसिफाइड बिजनेस और एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का बचता है। तो अब ये जो रहा ये आपने पढ़ना है। तो इसमें 2 कैटेगरीज बच जाती हैं, एक इन द हाउस और एक डोनेशन। यानी अगर आप साइंटिफिक रिसर्च अपने ही एरिया के अपने ही घर में किसी हाउस रिसर्च में कर रहे हो तो क्या होगा आपके पास, यानी क्या डिडक्शन मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी। और डोनेशन यानी अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर रहे हो तो कितनी आपको एग्जाम्पशन या डिडक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले ऑन हाउस या इन द हाउस। अगर आपका बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो कोई आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगर आप रिलेटेड टू बिजनेस हो तो लैंड, अगर आप लैंड में पैसा लगा रहे हो तो कोई भी आपको नहीं मिलेगी। बिल्डिंग में लगा रहे हो तो 100% है। रेवेन्यू में लगा रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो 100% है। कैपिटल में कर रहे हो तो 100% है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हो जो कि अप्रूव्ड है और है भी इन द हाउस, उसमें बस चेंज आना है रेवेन्यू और कैपिटल में, जितना बन जाएगा दैट इज़ वो कितना बन जाएगा 150%। और सबसे बड़ी बात डोनेशन में क्या है, डोनेशन ये है कि कब आप किस में डोनेट कर रहे हो। तो अगर आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर रहे हो तो 150%, जैसे कि नेशनल लेबोरेटरी। ये वर्ड या ना, ये वर्ड आपने बहुत मैटर करता है यहाँ पे, नेशनल लेबोरेटरी। अगर आपको ये आया प्रैक्टिकल तो आपको ये वर्ड ज़रूर आएगा। नेशनल लेबोरेटरी में करोगे तो 150% वापस आ जाएगा। स्पेसिफिक डायरेक्शन इंस्टीट्यूशन क्या है 150%, यानी अगर आप डोनेट कर रहे हो
तो उसका 150% आपको वापस मिलेगा एज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मिलेगी आपको, रिफंड नहीं। उसके बाद अप्रूव्ड इंडियन कंपनी में अगर किया है तो 100% वापस आएगा। सोशल साइंस या स्टैटिकल रिसर्च की है तो 100% आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम किया गया हो तो उसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आपको बड़ा करना है ये क्वेश्चन, तो ये जो चार्ट है इसे खोल दो, ये 2 पार्ट्स बनाओ, 2 पार्ट्स के बीच में आपने ये अलग 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 करके 3-3 4-4 पार्ट्स बनाने हैं। फिर इसके 4-4 अलग अलग पार्ट बनाने हैं, परसेंटेज अलग से लिखनी है, एग्जाम्पल अलग से लिखनी है। और आपके लिए और ईजी कर दिया मैंने, ये आप देख सकते हो, ये रहो, ये लीजिए एग्जाम्पल भी दे दी है मैंने आगे इसकी, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सको। और सबसे बड़ी बात, ये नोट भी लिख कर आना है कि डेप्रिसिएशन या एडिशनल डेप्रिसिएशन इन केसेस में नहीं लगेगी अगर आपकी कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए ट्रांसफर हुई है तो। लगी बात समझ? एग्जाम्पल दे दोगे, एग्जाम्पल समझनी है तो पीजीबीपी की पुरानी वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज आपको नोट्स में दी गई है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और इसके अलावा अब बी पार्ट जो कहा गया था दोस्तों, वो आपका था सेक्शन 35 एडी में क्या कहा गया है, तो वो कहा गया है आपको दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसमें 100% आपको डिडक्शन पक्की ही मिलती है। और एडी सेक्शन क्या है ये, जिसमें आपको एक एब्रीविएशन के वे में मैं हमेशा करवाता आ रहा हूँ, ये है पीपी इज WCH, कि जो पीपी है वो बदल चुका है WCH में। कैसे? पीपी यानी पी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर और पी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ हनी। अब ये है तो दोनों ही, लेकिन इसमें अब ये मैटर करता है कि 100% डिडक्शन सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर में मिलेगी कि रेवेन्यू में नहीं मिलेगी। आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और आइलैंड कंटेनर। एस का मतलब है सेमीकंडक्टर वाटर। डब्ल्यू का मतलब है वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सी का मतलब है कोल्ड चेन फैसिलिटीज। और एच का मतलब है हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड, होटल ऑफ एटलीस्ट 2 स्टार एंड अबव, और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। तो ये सारे के सारे जितने भी बिजनेसेस हैं ना, ऐसे नहीं याद रहेंगे, आपको क्या याद रखना है, पीपी इज WCH। तो पीपी इज WCH में 100% डिडक्शन आपकी पक्की है, ये याद रखना। कैसे याद आएगा? पीपी इज WCH, और ये क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस। लग गई बात समझ? अब उसके बाद आता है कि अगर इसका टाइम पीरियड 8 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 कौन सा था, साइंटिफिक वाला, और अंडर सेक्शन 32 यानी डेप्रिसिएशन वाला। तो जितना आया वो आपको बदल जाएगा डीम्ड इनकम में, और वो डीम्ड इनकम कहलाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। लग गई बात समझ? इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से अब मेन चीज़ें जो रह गई हैं वो तो डिडक्शंस रह गई हैं, ये आपके सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के रिलेटेड हैं, ये आपको करना पड़ेगा बस। ठीक है, अब इसमें अब ये जो स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस आते हैं, ये अभी रुक जाओ, इसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा। सेक्शन 40 जो स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस हैं, ये रुक जाओ, अभी बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे, बताता हूँ क्या है, वेट करना अभी। उसके पहले अब हम आगे बढ़ते हैं डीम्ड प्रॉफिट, जो कि सेक्शन 41 और इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो अभी तक मिला नहीं है लेकिन आपका है, मिलने वाला है, तो उसमें क्या आ जाएगा, अगर आपको कोई रिकवरी मिली है किसी डिडक्शंस के अगेंस्ट, कोई सेल की है एसेट जो कि रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च है, अभी हमने पीछे बात की थी। इसके अलावा अगर आपको कोई रिकवरी हुई है बैड डेट से जो कि अलाउड एज अ डिडक्शन मानी गई है, और कोई एडजस्टमेंट की गई है लॉस की जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो गई है, या फिर कोई डेप्रिसिएशन में आपका बैलेंस चार्ज बच जाता है, उसमें आपको कोई पैसा मिला है, तो वो चीज़ क्या है, दैट इज कॉल्ड डीम्ड प्रॉफिट। और इसके सब सेक्शंस हैं जो आपने मेंशन रखने हैं, करने ही करने हैं। सेक्शन 41(2) कहता है बैलेंसिंग चार्ज, लॉस कहता है 41 सबसेक्शन 5, ऐसे ही रिकवरी और बैड डेट है सेक्शन 41 सबसेक्शन का पार्ट 4। ऐसे ही अब आपके आगे आएंगे ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तब आपको याद रखना है। और चिंता मत कीजिए दोस्तों, सेक्शंस की अलग से वीडियो बनाऊंगा, रिवीजन कराने का तरीका बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए ये दोस्तों यहाँ तक आपको लगता होगा कि ये जो मेन चीज़ है यहाँ तक है। अब आपको जो मैंने कहा था फॉर्मेट, और अभी आपको मैंने रोका है, वो इसके पीछे ये रीज़न है। ये रहा आपका पीजीबीपी का फॉर्मेट, ये देख सकते हो, ये लीजिए, आपको क्लियर कर दिया। एग्जाम्पल के वे में आप इसे दे सकते हो, कहीं पे भी दे सकते हो। क्या है इसमें चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है जो इनकम टैक्स नहीं मानता वो इसमें आ जाएंगे, जितनी भी डिसअलाउड इनकम्स है वो इसमें हैं, वो मतलब जितने भी अलाउड एक्सपेंसेस है वो ये आ जाते हैं, जितने भी डिसअलाउड इनकम्स है वो यहाँ आ जाती हैं, और जितनी भी डीम्ड इनकम है वो यहाँ आ जाती हैं।
तो करना क्या है, ऐड लेस लेस ऐड। तो क्या क्या चीज़ें ऐड लेस लेस ऐड करनी है, पहले जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, जो अलाउलेबल एक्सपेंसेस हैं, फिर इनकम डिसअलाउड है, फिर डीम्ड इनकम है। क्या क्या है ये आप फॉर्मेट देख सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल पे क्लियर मिल जाएगा ये पीडीएफ। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपने प्रैक्टिकल भी करना है तो वो आपको आगे दे भी दिया है एज अ एग्जाम्पल, तो आप इसे भी समझ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वीडियोस पूरी पार्ट वाइज भी डली हुई हैं इस चैप्टर की। आज के लिए इतना ही है, मैंने ये सारी चीज़ों को एक में ही कन्वर्ट कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो, तो पार्ट 4 के लिए आपके 3 मेन क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के वे में सब कुछ करना है, प्रैक्टिकल आपको जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।